मॉर्निंग सभी श्रोतागण और अतिथि शिक्षकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ये अहरण संवितरण अधिकारी लोक लेखपाल एवं बिंदु निम्न अनुसार कार्यवाही अनुसार अतिथि शिक्षकों के मई और जून का वेतन दिया जाए। इस तरह से आए आदेश क्रमांक भी आपको देखने को मिला है। आप वैसे तो समझदार हैं, आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आपको बता दें, व्यय की गई राशि उपयोगिता के अनुसार संचालनालय उपलब्ध का अनिवार्यता भेज दी गई है और यह राशि अतिथि शिक्षकों को माह मई और जून 2021 के मानदेय भुगतान हेतु की जानी चाहिए। इस तरह से देयक पत्र क्रमांक GFS पोर्टल जनरेट होंगे और संजय कुमार संयुक्त संचालनालय वित्त विभाग लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल 4 जून 2021 को यह आदेश पारित किया गया था। तो इस आदेश की कॉपी को लगाकर अपने मुख्यालय यानी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे सभी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक, और अपनी मई और जून का वेतन भी आपका बनता है। इस तरह से जैसे आपने 2021 में लिया है तो 2022 में भी आपको मिलना चाहिए, तभी जाके हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 12 माह का वेतन पूर्ण किया जाएगा। इस आधार पर हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमितीकरण मिलने की संभावना होगी, क्योंकि जब हमारे पास 12 महीने का सेवा काल हो जाएगा तो उसी के आधार पर मध्य प्रदेश की सरकार को हमें नियमित करना होगा। और इस तरह से सभी लोगों को दिल और दिमाग में एक बात चल रही है कि यह आदेश तो 30 अप्रैल को हमको अनमैप कर दिया जाएगा, यानी कि 11 मई को आपको अनमैप कर दिया जाएगा। लेकिन आप में इतनी शक्ति और इतनी भक्ति और इतना सहयोग और इतना आंदोलन भरा कूट कूट कर भरा हुआ है कि आप अपने हक के लड़ाई के लिए 2 कदम अपने ज़िले के कलेक्टर को ज्ञापन तो सौंप सकते हैं। ज्ञापन सौंपने में कुछ नहीं जाता, आपका थोड़ा 1 दिन का समय जाएगा। हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी अब करीब है तो हमारे अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण संभव हो सकता है। विषय अंतर्गत लेख 2021 के भांति अतिथि शिक्षक माह मई और जून का मानदेय प्रदान किया जा सकेगा। इस तरह से हमने आपके लिए आवेदन भी टाइप करके स्क्रीन पर भेज दिया है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल उपरोक्त विषय में निवेदन है 2021 के अनुसार 2022 में भी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का माह मई और जून का भुगतान करने की कृपा करेंगे। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के संदर्भित 1/6/2007 की प्रति भी संलग्नित की गई है। हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि थोड़ा बहुत समय निकालकर अपने इस भाव को जरूर रखें ताकि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जल्द से जल्द हो सके। वहीं आपको बता देते हैं, माननीय अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। नरसिंहपुर में और लक्ष्मी नारायण मेमोरियल हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में आए श्री शिवराज सिंह चौहान के सूबे मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान स्कूल अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपकर संघ के प्रांतीय कार्यकर्ता एवं जिलाध्यक्ष SK सोनी के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया है। उल्लेखनीय की गया है कि शासकीय स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए 14 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 15 वर्ष उनका चल रहा है। उन्हें प्रति कालखंड के हिसाब से अल्प मानदेय पर सेवाएं देते आ रहे हैं। उन्हें वर्ग 3 में 5000, वर्ग 2 में 7000, वर्ग 1 में 9000 सैलरी दी जाती है, किंतु इतनी बढ़ती हुई महंगाई के कारण उनका खर्च नहीं चल पाता है। इस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को उनकी तनख्वाह डबल कर देनी चाहिए और उनकी जो मांगे हैं कि हमें अपना 12 माह का वेतन और 62 आयु वर्ष तक हमारा सेवा काल पूरा किया जाए, ऐसी मुख्यमंत्री जी से हमारी एक बहुत बड़ी अपील है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और आप देख रहे होंगे अमित शाह। इस तरह से आपको बता देते हैं राजनीति का खेल क्या होता है, आप इनसे समझ सकते हैं। इन्हें सिर्फ अपनी वोट बैंक से मतलब है और भोपाल में या कहीं भी स्थान पर भीड़ जुटाना इनका कर्तव्य सौभाग्य है। बस बेरोजगारी से इन्हें कोई मतलब नहीं है। आप देख लीजिए, गृह मंत्री सहकारी मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का हृदय प्रदेश के अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं।
आप देख पा रहे होंगे कि अपने से बड़ी शक्ति के आगे हाथ जोड़ना पड़ता है। शिवराज सिंह चौहान भी हाथ जोड़े हुए खड़े हैं अमित शाह के आगे। इस तरह से इंदर सिंह परमार भी दिख रहे होंगे और हरदीप सिंह डंग। अब बात कर लेते हैं हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ इन्होंने क्या किया है और आघात किया है। श्री शिवराज सिंह चौहान के लिए हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक ज्ञापन सौंपने गए और अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग की गई है। और इस तरह से अब देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण करने का तोहफा देंगे। मंडोली अतिथि शिक्षकों के द्वारा यह ज्ञापन सौंपा गया है और आप देख पा रहे होंगे कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक आज अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे। जब तक मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हो जाता, जब तक यूं ही लड़ाई चलती रहेगी। शिवराज सिंह चौहान जी, आप तक ये खबरें पहुंच रही हैं, आप तक ये लेटर पहुंच रहे हैं, आप तक मुख्यमंत्री और सांसदों के द्वारा और सभी के द्वारा ये बात पहुंच रही है, किंतु आप अनसुनी दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी, आपको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। यदि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण आपके द्वारा नहीं किया जाता है तो हमारा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक यूं ही सड़कों पर घूमता रहेगा। और ज्योतिराज सिंधिया ने कहा था कि मैं सड़कों पर आऊँगा, लेकिन आज वो सड़कों पर नहीं है, महलों पर है। इसलिए मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का इतना गलत फ़ायदा मत उठाइए, ताकि आपको किसी इतना मजबूर मत करिए कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक संघ अंत में आपका अंतरक्षक ना बनकर भंग रक्षक बन जाए, क्योंकि अतिथि शिक्षकों का गुस्सा बहुत ख़राब होता है। और आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की संख्या 70,000 है। 70,000 आप लगा लीजिए, 70,000 गुणित 5, एक घर में यदि मान के चलो 5 वोट हैं तो 70,000 अतिथि शिक्षकों के घर में कितने वोट होंगे। आप इस तरह से, ये आपकी चेतावनी नहीं है, ये आपसे आश्वासित किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करिए और उनका जो पौधारोपण किया है उसे हरा भरा रहने दीजिए और उन्हें अपने जीवन जीने का अधिकार दीजिए। ये वो मेरे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी, आपसे विनम्र निवेदन है अंतिम कि हमारे शिवराज सिंह चौहान अपने अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण जरूर करवाएं। अरे प्रदेश का नेता कैसा हो? ठीक हो गए, बिल्कुल आप बात करोगे सब कुछ, ठीक है, मैं मिलूंगा जरूर, ठीक है, बाकी पूरी मदद करेंगे साथ में। नमस्कार। की व्याख्या है। जब यदि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे पहले भूमि विकास नियम 2012 से हमको काम करना होता है। जब उसकी अनुज्ञा हो जाती है तो हम रिलेवेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1958 के अकॉर्डिंग हमें बिल्डिंग परमिशन और नक्शा स्वीकृत कराना होता है। अगर हम ग्रामीण इलाके में काम कर रहे हैं तो भू राजस्व नियम 1959 लागू हो जाता है। इन सभी कानूनों को देखने के बाद भी या फिर इन कानूनों को दरकिनार कर भी दें, तब भी यदि सरकार किसी पर कोई कार्रवाई कर रही है तो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि कार्रवाई करने के पूर्व एक अवसर उनको दिया जाए ताकि वो अपना पक्ष रख सके। अब रही बात इसमें समुदाय विशेष को टारगेट करने की, जो कि मुख्य रूप से निकल करके आ रही है, तो भारत देश में अभी कहीं पर भी ये कानून नहीं है कि किसी मामले के आरोपियों की जो है संपत्तियां को नष्ट किया जाए। किसी दंगे के आरोपियों की या फिर किसी भी भिन्न भिन्न प्रकार की, डिंडोरी के प्रकरण की आपने शुरुआत में चर्चा की। डिंडोरी के प्रकरण में आपने देखा कि कैसे सरकार ने नए अधिनियम, धर्मा से स्वतंत्र अधिनियम से मामला बनाया और एफआईआर करी। उसके बाद वो मामला हाईकोर्ट जा पहुंचा। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करी है कि बच्ची ने आकर खुद बयान दिए हाईकोर्ट में और कहा कि मुझे कोई किडनैप नहीं किया था, और उस दौरान उस हियरिंग तक उसके दुकान मकान तोड़े जा चुके थे। वहां पर सरकार की किरकिरी हुई। सरकार ने वहां कहा कि हमने जो है भू राजस्व संहिता के आधार पर कार्रवाई करी है। तो क्या ये कार्यवाही, क्या इस कार्रवाई करने के दौरान सभी को समान रूप से देखा गया था? क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 ये प्रावधान करता है कि सरकार
किसी के साथ भी धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, नस्ल इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। तो क्या सरकार ने सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट करते हुए क्या कार्रवाई की है, या फिर सरकार ने उस पूरे क्षेत्र में कार्रवाई की है अतिक्रमण विरोधी? ये चीजें देखने योग्य हैं। इसके बाद हम बात करें प्रदेश के अन्य स्थानों पर और देश के अन्य स्थानों पर जहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है, तो मुख्य रूप से इसमें जो निकल कर आने वाला है वो ये है कि सुनवाई का सम्यक अवसर दिया गया कि नहीं दिया गया, और दूसरा कि ये आशय क्या था इसके तोड़ने के पीछे। क्या सभी को समान एक ही चश्मे से देखा गया है, या फिर किसी को समुदाय विशेष को टारगेट किया गया है? इन दो बातों पर आगे की सुनवाई जो है आधारित रहने वाली है। जी, देखिए यहाँ पर आपने जिस तरीके से बताया कि नोटिस देना पहले ज़रूरी है, और दूसरी पॉइंट जो आपने रखा वो ये कि आरोपियों के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकती। इस मामले में अगर हम देखें तो कानून क्या कहता है, जैसे अब जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने तो बुलडोज़र चला लिया है, डिंडोरी का मामला हो, खरगोन में भी हमने देखा कई मामले ऐसे मिले जहां पर नोटिस नहीं दिया है, सीधे बुलडोजर की कार्रवाई हो गई। ये भी हमने देखा कि जो खरगोन हिंसा हुई है उसमें आरोपियों के आवासों के ऊपर चला है बुलडोजर। तो अब इन तमाम जो लोग हैं इनके पास क्यों किस तरीके से गिरती हुई दिखाई देगी कानूनी रूप से? देखिए, जहाँ तक इनके पास उपलब्ध विकल्पों की बात है, तो यदि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, यदि और ये इन्हें नोटिस दिए बिना ये कार्रवाई की गई है, तो ये अपने कानूनी अधिकार का उपयोग करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं और ये वहां अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन सरकार का यहाँ पर पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि आप और मैं ये देखने में आता है कि प्रतिवर्ष सरकार एक माफिया जैसा अभियान चलाती है, जिसमें अतिक्रमण, अवैध कॉलोनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा सार्वजनिक स्थानों को जो है एनक्रोचमेंट को हटाने का काम पूरे प्रदेश में होता है। ये पिछले 5 या 7 वर्षों पे हम देख रहे हैं। तो सरकार का पलड़ा वहां भारी हो जाता है कि सरकार हर साल 2-4 नोटिस दे चुकी होती है। हर साल एक ही क्रम चलता है, फिर नगर पालिका नोटिस दे देती है, उसके बाद फिर वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से या फिर अन्य कारणों के कारण तोड़ नहीं पाती है। तो सरकार के पास जो पुराना बनाया हुआ रिकॉर्ड है सभी जगहों का है कि उन्होंने इतने अतिक्रमणों के संबंध में नोटिस दिए हैं, वो सरकार का पलड़ा भारी करता है और सरकार उसके आधार पर कोर्ट में आगे जो है अपनी सुनवाई को आगे बढ़ाती है कि हमने इतने टाइम पे इतने नोटिस दिए थे, इन्होंने ना उसका उत्तर दिया है, ना ही इन्होंने अपना अवैध ढांचा जो है खुद ही ढहाया है। इस कारण से हमको इन पर बुलडोजर चलानी पड़ी है। एक मामला मुझे ध्यान में आता है, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया हुआ था। अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में नोटिस, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बिना नोटिस दिए हुए एक मकान तोड़ा था, जिसके मामले में कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि 50 लाख रुपए कीमत का वो मकान उनको बना करके देगी और सरकार द्वारा की गई ये कार्रवाई बिल्कुल गलत है। बिना नोटिस दिए, बिना सुनवाई का अवसर दिए आप किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है सरकार को सभी को कानूनी रूप से समान संरक्षण देता है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पे दुनिया की सारी अदालत चलती है। तो वो कहीं से आपको अलाउ नहीं करता है कि आप किसी को सुने बिना उसके विरुद्ध आदेश पारित करें या उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। बिल्कुल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी एक ऐसी PIL आई थिंक दायर की गई थी, जिसे बाद में हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया गया था, बुलडोजर की जो कार्रवाई है उसको लेकर। और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि क्योंकि जिन्होंने PIL लगाई है, जिन्होंने याचिका दायर की है, वो ना तो वो उस संबंधित इंसान से संबंध रखते हैं जिसके घर पे बुलडोजर चला है, ना उनके घर पे बुलडोजर चला है। तो क्या केवल वही इंसान ऐसी कोई याचिका दायर कर सकता है जिसके या तो घर पे बुलडोजर चला हो या उसका कोई रिश्तेदार हो, या फिर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऐसा कुछ भी एक ऑप्शन है यहाँ पर? जी देखिए, जहाँ तक बात जिस याचिका की आप कर रहे हैं, तो वो एक याचिकाकर्ता पेशे से वकील थे जिन्होंने इस पूरी बुलडोजर की कार्रवाई को कटघरे में रखते हुए निवेदन किया था कोर्ट से कि इस पर वो कमेंट करें और इसमें जो है सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। उसमें कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि आप प्रभावितों में से नहीं है और आपका उनसे कोई संबंध नहीं है, इस कारण से हम आपकी पिटीशन को एंटरटेन नहीं करेंगे। अब जहां तक बात आती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सिद्धांत जहां से आया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करी है और उसी के माध्यम से हम आर्टिकल 226 या फिर आर्टिकल 32 के तहत हम जनहित याचिका एक दायर करते हैं और जनहित याचिका एक पत्र याचिका के रूप में भी हो सकता है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपका प्रभावित होना आवश्यक नहीं है।
जो प्रभावितों की ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी जो है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके और उनके लिए कोई भी याचना कर सकता है, किसी भी कार्रवाई की मांग कर सकता है। तो आपका उत्तर यही है कि जनहित याचिका के लिए आपका प्रभावित पक्ष होना आवश्यक नहीं है। आप कोई भी आम नागरिक हैं तो आप किसी अन्य व्यक्ति के विधिक पक्ष को विधिक उसकी स्थिति गड़बड़ है तो आप उसके लिए न्यायालय जा सकते हैं और उसके विधिक अधिकारों का अगर हनन होना हो तो उसके प्रवर्तन के लिए आप जो है मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय की शरण में कभी भी जा सकते हैं। जी। और जैसे डिंडोरी वाले केस का हमने यहाँ पे जिक्र किया, उसमें हाई कोर्ट ने भी जो है टिप्पणी की है, तो उन केसेस में आगे क्या ऑप्शंस उन लोगों के पास होता है जिनके घर पे बुलडोजर चल गया होता है? क्योंकि इस मामले में भी हमने देखा कि सरकार ने, प्रशासन ने बुलडोजर तो चला दिया, लेकिन उसके बाद में मामला कुछ और निकल कर आया। तो ऐसे में यहाँ पे जो आरोपी है वो विक्टिम बन गया है, तो उनके पास क्या आगे कानूनी ऑप्शंस रहेंगे? देखिए, जहाँ तक डिंडोरी के प्रकरण की बात है, भले ही आरोपी को बाद में न्यायालय ने माना ही नहीं, आरोपी उसकी एफआईआर को माना ही नहीं और उसके अलावा कोर्ट ने जो शासन ने उसके विरुद्ध कार्रवाई करी है, शासन की कार्रवाई के विरुद्ध वो चाहे तो हाई कोर्ट जा सकता है और वो ये कह सकता है कि शासन ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करी है, बिना सुनवाई का अवसर दिए कार्रवाई की है और बाद में मुझे जो है इस मामले में न्यायालय द्वारा भी ये टिप्पणी करके मुझे छोड़ दिया गया है। लेकिन उसके विरुद्ध सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी न्यायालय आपकी जो अतिक्रमण अवैध था उसको वापस बसने के लिए तो अलाउ नहीं करेगा। हाँ, अगर ये न्यायालय जाए तो इनको चूंकि सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और वहां से निकल करके दूसरी जगह सेटल होने के लिए युक्त समय नहीं दिया गया है, इसलिए इनके पक्ष में कोई एक हर्जाना देने का आदेश पारित हो सकता है। आजकल जागी वीडियो बहुत भयंकर चल रही है। जी बिल्कुल। और विशाल जी, क्योंकि ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह में जवाब मांगा है लिखित। जवाब देने के बाद आपने समझाया पूरा कि क्या टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन जब सरकार की तरफ से जवाब दे दिया जाएगा तो उसके बाद की कार्रवाई क्या रहेगी, किस तरीके से केस आगे बढ़ता दिखाई देगा? सुप्रीम कोर्ट इस बात का परीक्षण करेगा। देखिए, एक अन्य मामले में कल ही परसों में सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि जो अवैध कॉलोनियों और अवैध अतिक्रमण का जो देश में स्थिति है वो बहुत ही गलत है और ये शहरी विकास में बहुत बड़ी बाधा है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत ज्यादा कुछ इसमें इंटरफेयर करेगा, लेकिन हाँ, जिन मामलों में सरकार ने बिना अवसर दिए कार्रवाई की है और जिन मामलों में सरकार आरोपियों के मकान बिना कोई ट्रायल के, बिना कोई किसी बात के तोड़ने जा रही है, उस मामले में कोई दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है और एक गाइडलाइन जारी कर सकता है पूरे देश की राज्य सरकारों के लिए कि अगर उन्हें किसी प्रकार के अतिक्रमण हटाने हैं तो या तो उन्हें नोटिस देना पड़ेगा या फिर उन्हें पूरा अवसर देना पड़ेगा। और रही बात आरोपियों के मकान तोड़ने की, तो मैं जैसा बात कर रहा हूँ, देश में अभी तक कोई कानून नहीं है जो आरोपियों के मकान तोड़ने की बात करता हो, क्योंकि उसमें उसका घर प्रभावित होता है, उसके बच्चे और उसके परिवार प्रभावित होते हैं। तो अगर आपको किसी आरोपी का मकान तोड़ना है, दुकान तोड़ना है, तो इसके लिए पहले प्रदेश में कानून लाना होगा, वो एक चर्चा का अलग विषय है और उसके बाद ही आप किसी आरोपी का मकान तोड़ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट इसमें एक दिशा निर्देश जारी कर सकता है कि इन स्टेप्स का पालन करने के बाद ही आप किसी को एनक्रोचमेंट को हटाएं। जी, तो कुल मिला के जो पूरा मामला है वो फिलहाल तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में जवाब जब प्रदेश सरकार देगी उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे पूरा केस कैसे बढ़ता है। लेकिन आपने तमाम जो पहलू थे वो समझाए। एक और चीज़ जो मैं जानना चाह रही थी वो ये कि नोटिस, जैसे आपने समझाया था अभी बीच में कि नोटिस अभी नहीं दिया है और सीधे जो एनक्रोचमेंट ड्राइव है वो उसके तहत बुलडोजर चला दिया गया। तो ऐसे में जिन लोगों को कभी नोटिस ना मिला हो, अगर हम खरगोन की, इंदौर की, जबलपुर की, प्रदेश के किसी भी जिले की बात करें, उन्हें कभी, लेकिन उनका अवैध निर्माण रहा है और उन्हें नोटिस नहीं मिला है और सीधे बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, तो उनके पास भी क्या कानूनी ऑप्शंस रहेंगे, वो भी अगर आप समझा सकें। अगर उन्हें नोटिस नहीं मिला है तो वो एक कानूनी रूप से इस बात के लिए तो वो न्यायालय जाने के लिए वो पात्र हो गए कि उन्हें बिना अवसर दिए, बिना कहीं और शिफ्ट होने का अवसर दिए और उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए आधी रात में या फिर आधे दिन में आकर के उनका मकान दुकान तोड़ दिया गया। इंक्रोचमेंट वापस वहां मिलने का तो संभावना नहीं है, किंतु हाँ, सिर्फ इस कारण से कि उनको सुनवाई का अवसर नहीं दिया और नोटिस नहीं दिया, उनको यथोचित हर्जाना दिए जाने का आदेश हो सकता है, जहां तक मैं समझता हूं। तो कुल मिला के अगर जो इस मामले में जिनको आरोपी बताया जा रहा है, अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो वो बिल्कुल कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि
हाँ, और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वो सेपरेट है, और जवाब जब दाखिल करेगी प्रदेश सरकार तो उसके बाद ही चलेगा पता कि क्या इस पे कोई विस्तृत गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आती है, और इस बारे में जो भी और टेक्निकलिटीज होंगी वो बिल्कुल हम आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी, आप जुड़े और आपने तमाम जो डाउट्स थे आई थिंक लोगों के और मेरे भी, वो आपने यहाँ पे क्लियर करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।